हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो पहले देख लेते हैं, पहले जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है उसमें हमने क्या देखा था। सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। और ये जो फोर्सेस हैं वो हमेशा क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के ऊपर ही लगेगा। द फोर्स विल एक्ट ऑलवेज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है, सपोज दिस वन इज F1 एंड Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है, सपोज दिस फोर्स इज F1। यहाँ पे बस दो चार्जेस को हमने लिया हुआ था, लेकिन एक्चुअल सिनारियो में क्या होता है, एक सिस्टम में बस दो ही तो चार्ज नहीं होंगे, वहाँ पे बहुत सारे चार्ज एक साथ प्रेजेंट रहते होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैं थर्ड चार्ज लूँ Q3 और ये जो चार्ज है सपोज ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सपोज मैं क्या कर रही हूँ, किसी एक चार्ज के ऊपर जो है फोर्स कैलकुलेट कर रही हूँ। Q1 के ऊपर Q2 की वजह से कितना फोर्स पड़ रहा है, उसके बाद मैं देखूंगी Q3 की वजह से Q1 के ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा होगा। तो Q1 एंड Q3 आर ऑफ सेम नेचर, सो ये जो चार्ज है Q1 के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स डालेगा, ठीक है। तो Q3 क्या है, Q1 के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स डालेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं। सपोज उस फोर्स को मैंने नाम दिया F13। Q3 की वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है, सपोज मैंने उसका नाम दिया F1। तो अभी मैं देखती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये जो दो फोर्सेस हैं, इनको मैं क्या करूँगी, इसकी वजह से जो फोर्स पड़ रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स पड़ रहा है, मतलब इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स पड़ रहा है, F12 एंड F13, इन दोनों को मिलाना है। तो अगर मैं मिलाना चाहूंगी तो ये दोनों जो है वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स को हम ऐसे नहीं मिला सकते। मैग्नीट्यूड को जैसे मिलाते हैं ना, जैसे स्केलर क्वांटिटी को मिलाते हैं, वैसे ही हम वेक्टर्स को नहीं मिला सकते। उनका कुछ डेफिनेट रूल्स रहता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है। एक रस्सी से एक बच्चा इस तरफ इसको खींच रहा है और एक बच्चा इस तरफ खींच रहा है। तो ये बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, ना इस तरफ मूव करेगा ना इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये जो दो फोर्सेस है, इनके रिजल्टेंट की तरफ ये वाला बॉक्स मूव करेगा, जो कि आपने ऑलरेडी वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वेक्टर कैसे काम करते हैं, वेक्टर का जो एडिशन होता है कैसे होता है, ठीक है। तो ये दो जो फोर्स है उनको हमें ऐड करना पड़ेगा Q1 के ऊपर, अगर हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। वो कैसे होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये वाला जो होगा, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीस टू फोर्सेस। तो ये हो गया अगर दो चार्जेस हैं। सपोज एक और चार्ज है Q4 और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा, सपोज यहाँ पे है Q4, तो Q4 नेगेटिव है, तो Q1 पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स पड़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो Q4 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है Q1 के ऊपर Q4 की वजह से पड़ने वाला फोर्स है। तो ये तीन फोर्स, अगर मैं बोलूं टोटल फोर्स ऑन Q1 तो कितना पड़ रहा है, पहले तो Q2 की वजह से कितना पड़ा फोर्स F12, Q3 की वजह से F13 और एक फोर्स भी पड़ रहा है Q4 की वजह से F14, ठीक है। ये सारा जो फोर्स है हमें ऐड करना है, और कैसे हम करेंगे, सबका वेक्टर एडिशन लेंगे। तो देखिए ये वाला जो पहला है, ये फोर्स सपोज मैं F1 डैश ले रही हूँ, तो ये दोनों फोर्स को अभी ऐड करना है, क्योंकि टोटल फोर्स ले रही हूँ ना, इन दोनों को ऐड करने से ये निकला सपोज F1 डैश। अभी इन दोनों को ऐड करूँ, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कैसे करूँगी, ऐसे। तो ये हो गया फोर्स मेरा, तो ये हो गया मेरा टोटल फोर्स F1 फोर्स। तो ये जो फोर्स है मेरा सपोज F1 फोर्स, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो ऐसे करके हम फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, एंड दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे
प्रेजेंट रहते हैं एक साथ, तो किसी एक चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना होगा, सभी चार्जेस की वजह से उसके ऊपर जितना फोर्स पड़ रहा है इंडिविजुअली सबको हम वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं इन ए सिस्टम, यहाँ पे लिख देते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। In a system, the total force exerted on any charge is equal to the vector sum of all the individual forces acting on the charge due to all other charges present in that और एक मैं पॉइंट जोड़ना चाहूंगी, जैसे कि हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था Q1 के ऊपर जो Q2 की वजह से फोर्स पड़ रहा है वो Q3 की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं होगा उसमें। तो Q1 के ऊपर जो Q2 की वजह से फोर्स पड़ रहा था F12 वो Q3 की प्रेजेंस की वजह से कुछ भी मतलब उसमें कुछ भी टाइप का चेंज नहीं होगा। ये जिस डायरेक्शन में लग रहा था इसका मैग्नीट्यूड जितना था अभी उतना ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं द फोर्स between any two charges is not affected by the presence of other charges। तो किसी और चार्ज की प्रेजेंस की वजह से ये वाला फोर्स चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये सपोज एक सोर्सेस वाइट से दिस इज द ओरिजिन। सपोज यहाँ पे Q2 चार्ज ले रही हूँ, यहाँ पे Q1 चार्ज और यहाँ पे Q3 चार्ज। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है सपोज वो R2 है, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है R1 है एंड Q3 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R3। ठीक है, तो हम ले सकते हैं लेट अस कंसीडर a system consists of n charges Q1, Q2, Q3 up to Qn करके having position vectors R1, R2, R3 up to Rn respectively। ठीक है, तो अभी अगर मैं Q1 के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करूं तो Q2 की वजह से Q1 के ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है सपोज F12, वैसे ही Q3 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स पड़ रहा है सपोज F13 और ये जो F12 का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है इस तरफ, तो इसको मैं ले लेती हूँ R12 कैप और इसको मैं ले लेती हूँ R13 कैप। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है कितना होगा R12 वेक्टर और ये जो वेक्टर है ये होगा R13 वेक्टर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो R12 कैप है वो कितना हरक होगा R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैसे ही R13 का जो कैप होगा वो होगा R13 वेक्टर डिवाइडेड बाय R13 वेक्टर का जो है। यहाँ पे मैं अगर ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करूँ तो ये जो वेक्टर है ये जो पोजीशन वेक्टर है R2 और ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, इसका और इसका जो ऑर्डर है वो सेम है, लेकिन ये वाला जो है इसका ऑर्डर अपोजिट है।
यहाँ पे हमने देखा हुआ है वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, क्या अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों ही सेम ऑर्डर पे रहते हैं, तो वो थर्ड साइड जो होगा, जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, वो होगा रिजल्टेंट. इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल are represented by the two vectors in same order, then the third side in the opposite order will be the resultant vector. ठीक है, तो यहाँ पे R1 है resultant vector, तो ये होगा R2 plus R12 और हमें R12 कितना मिलेगा, R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर. तो R12 कैप कितना होगा, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का. वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है सेम ऑर्डर में है और ये है ऑपोजिट ऑर्डर में, तो ये होगा रिजल्टेंट. ये दोनों का एडिशन का ये होगा रिजल्टेंट. तो R1 वेक्टर इक्वल्स टू R3 वेक्टर प्लस R13 वेक्टर टू R13 वेक्टर इक्वल्स टू R1 माइनस ऑफ R3 और R13 कैप विल बी R1 माइनस ऑफ R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस ऑफ R3 वेक्टर का. ठीक है, तो यहाँ पे हम डेरिवेशन करते हैं. F12 कितना होगा, K इंटू F12 जो है Q1 और Q2 के बीच वाला फोर्स है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ, दैट इज R12 वेक्टर मोड स्क्वायर. तो ये जो है ना, ये पूरा मैग्नीट्यूड है. तो ये मैग्नीट्यूड बस हमें एक डायरेक्शन चाहिए. तो डायरेक्शन हमें कौन देता है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पहले से ही हमारे पास है फोर्स का. बस हमें फोर्स का डायरेक्शन चाहिए. फोर्स का डायरेक्शन ये वाला डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर हमें दे देगा, वो होगा R12 के. और इसे हम लिख सकते हैं K Q1 Q2. अगर R12 कैप को मैं लिखूं कितना, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 मोड, तो ये R12 मोड, ये R12 मोड मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा R12 वेक्टर मोड क्यूब और ये हो जाएगा R12 वेक्टर. वैसे ही अगर मैं रिप्लेस कर दूं के Q1 Q2, R12 को मैं लिख देती हूँ R1 माइनस ऑफ R2 वेक्टर मोड क्यूब और इसे हम लिख सकते हैं R1 माइनस ऑफ R2 वेक्टर. ठीक है, ठीक है. तो वैसे ही F13 कितना होगा, K Q1 Q3. F13 जो है Q1 के ऊपर Q3 जो फोर्स चल रहा है वो वाला फोर्स है. तो R13 कैप Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 वेक्टर मोड Q R13 वेक्टर. ये वाला आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है. ठीक है, के Q1 Q3 R13 को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस ऑफ R3 वेक्टर मोड Q और इसे हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस ऑफ R3. वैसे ही अगर मैं nth चार्ज के लिए लिखूं तो क्या होगा, कि Q1 Qn R1n मोड Q R1n वेक्टर. वैसे ही Q1 Qn डिवाइडेड बाय R1 माइनस ऑफ Rn वेक्टर मोड Q R1 माइनस ऑफ Rn. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, किसी एक चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो कितना होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज. तो ये वेक्टर सम होगा अगर, तो इन दोनों का अगर एडिशन करूं तो किस तरफ आएगा डायरेक्शन, इस तरफ, क्योंकि ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से ऐड होंगे और ये होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर. तो टोटल फोर्स on Q1 F1 वेक्टर will be equals to कितना होगा, F12 प्लस F13. यहाँ पे बस मैंने दो चार्जेस दिखाए हैं इसीलिए दो फोर्स आ रहे हैं. वैसे ये जितना चार्ज मैं ज्यादा लूंगी उतना ही फोर्स आता जाएगा और सबको मैं ऐड करती जाऊंगी सक्सेसिवली. तो ये होगा टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज. ठीक है, अभी F12 का वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कितना होगा, सपोज अगर पहले मैं ये वाला एक्सप्रेशन को लेती हूँ. ठीक है, Q1 Q2 by R12 वेक्टर मोड Q R12 वेक्टर. जैसे इसका आएगा कि Q1 Q2 by R13 वेक्टर मोड Q R13 वेक्टर. जैसे n चार्ज का आएगा कि Q1 Qn
R1n वेक्टर मोड Q R1n वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला जो है कॉमन आ जाएगा के Q1, अंदर रहेगा Q2 R12 वेक्टर मोड Q R12 वेक्टर, वैसे ही Q3 डिवाइडेड बाय R13 वेक्टर Q R13 वेक्टर प्लस अप टू Qn डिवाइडेड बाय R1n वेक्टर मोड Q R1n। ठीक है, तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो ये होगा के Q1 समेशन ओवर, यहाँ पे देखिए 2 3 ऐसा करके बढ़ रहा है, तो I इक्वल्स टू 2 to n Q I डिवाइडेड बाय R1 I वेक्टर मोड Q R1 I वेक्टर। ये हो गया एक एक्सप्रेशन। अगर इस वाले एक्सप्रेशन का कंसीडर करूं तो ये क्या होगा कि Q1 Q2 by R1 minus of R2 वेक्टर मोड Q R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, वैसे ही प्लस के कॉमन क्या है Q3 डिवाइडेड बाय R1 माइनस ऑफ R3 वेक्टर मोड Q R1 माइनस ऑफ R3। इसे nth चार्ज के लिए होगा Qn डिवाइडेड बाय R1 माइनस ऑफ Rn मोड Q R1 माइनस ऑफ Rn। ठीक है, तो इसका भी जनरल फॉर्म हो जाएगा के Q1 समेशन ओवर I इक्वल्स टू 2 to n Qi डिवाइडेड बाय R1 माइनस Ri मोड Q R1 माइनस Ri वेक्टर। तो ये हो गया जनरल। ठीक है, तो ये तो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो कि कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस होगा। आज के लेक्चर का नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।